हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने देखा वो पार्ट 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसके सारे इंपॉर्टेंट वीडियो और कॉन्सेप्ट्स हमने पूरे किए। आज इस चैप्टर का मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसा कि हम हर चैप्टर का करते हैं और इससे एक मॉडल आंसर आपको मिलता है और साथ साथ में पूरे चैप्टर की एक बेसिक समझ भी डेवलप होती है। पर इससे पहले कि ये इंपॉर्टेंट सेशन में शुरू करूं, एक खास बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको घर बैठे बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा कक्षा 7 से 12 तक की दी जाती है। आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, या आप सीबीएसई बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, आपकी सारी शिक्षा यहां पर निःशुल्क है हिंदी माध्यम में, हर सब्जेक्ट की। हाँ, एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन या आकर आपको कोई कूपन कोड लेकर डिस्काउंट ऑफर में सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें यहां पर बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो पर्यावरण संबंधित ये प्रश्न है एनसीईआरटी के। तो पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का क्या कारण है, इसमें से सबसे बेहतर विकल्प चुनिए। विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित हैं। पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोग और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी है। मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है। जाहिर सी बात है, जो भी मानवीय गतिविधि है, चाहे आप औद्योगिक क्रांति से लेकर और कहीं आज तक का जो विकास का पूरा मानवीय गतिविधि है, इसके कारण क्या है, एक व्यापक नुकसान हो चुका है। किसको? पर्यावरण को। और इसलिए ये इतना व्यापक नुकसान हो चुका है कि खतरे की हद तक पहुंच चुका है। इसलिए बार बार क्योटो प्रोटोकॉल और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, तरह तरह के क्या है, मीटिंग्स, अर्थ समिट, सब कुछ हो रहे हैं। तो ग इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विकसित देश बहुत चिंतित है ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो बहुत स्वार्थी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। तो ये कथन पृथ्वी सम्मेलन के बारे में है। ठीक है, अर्थ समिट कहां हुई थी जल्दी बताइए? रियो डी जेनेरियो। इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। उत्तर है इसका बिल्कुल सही। यह कथन क्या है? एकदम सही है। इसमें इन इंपॉर्टेंट देशों ने और संगठनों ने भाग लिया था। अगला है, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह एक पहला ऐसा प्रयास था जब दिखाई पड़ा कि जो विश्व के पर्यावरण वाले मुद्दे हैं वो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एड्रेस किए जा रहे हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यह भी उत्तर जो है वो सही माना जाएगा। यह महासम्मेलनी बैठक थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बैठक थी, ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये महासम्मेलनी बैठक नहीं। महासम्मेलनी बैठक मतलब क्या? ये जनरल असेंबली की बैठक नहीं थी संयुक्त राष्ट्र संघ के। ये एक जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है उसका बैठक था। अगला सवाल है कि विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साझी विरासत मतलब क्या? एक ऐसी विरासत जिस पर सबका अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना, एक शेयर्ड प्रॉपर्टी। तो धरती का वायुमंडल, अब ये किसी देश का थोड़ी होता है, अंटार्कटिक, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है। ये सही स्टेटमेंट है। जाहिर सी बात है, जो धरती का वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर है, जो अंटार्कटिक है वो भी किसी देश का नहीं है, पूरा बर्फ से है। समुद्री सतह यानी कि सी लेवल जो है, हालांकि हर देश से जो 12 नॉटिकल माइल होता है वो उस देश की टेरिटोरियल वाटर होती है, लेकिन बाकी जो समुद्री सतह है वो किसी का नहीं है। बाहरी अंतरिक्ष, आउटर स्पेस, वो भी किसी का नहीं है। ठीक है, विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। जो भी विश्व की साझी विरासत है वो किसी के एक तरह से कह सकते हैं कि सोवरन टेरिटरी के अंदर नहीं आता। मतलब वायुमंडल वो किसी देश का नहीं माना जाएगा, वो पूरी दुनिया का माना जाएगा। तो सही बात है। विश्व की साझी विरासत के प्रबंधन के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच विभेद है। यह भी सही स्टेटमेंट है। उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज्यादा चिंतित हैं। ये सही नहीं है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, खास करके उसमें विकसित देश जो हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध के देशों से ज्यादा चिंतित हैं, ऐसा सही माना नहीं जा सकता। ये गलत स्टेटमेंट है। अगला सवाल है, रियो सम्मेलन का क्या परिणाम हुआ? तो रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ये इस शहर में अर्थ समिट किया गया और इसके क्या परिणाम हुए देख लेते हैं।
तो रियो सम्मेलन 1992 में ब्राजील के नगर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसकी राजधानी है। इसमें भारत पर फैलने वाले प्रदूषण अथवा धरती पर फैलने वाले प्रदूषण अथवा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों और उनको रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें 170 देशों ने भाग लिया। तो पहली बार इस सम्मेलन में यह चर्चा की गई, यह प्रयास किया गया कि भाई इस पर बातचीत होनी चाहिए कि धरती पर जो प्रदूषक हैं या धरती को नुकसान पहुंचाने वाले जो तत्व हैं उनके ऊपर एक चर्चा की जाए। ठीक, रियो सम्मेलन के मुख्य परिणाम क्या थे? इस सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि पर्यावरण के संरक्षण की समस्या बड़ी गंभीर है और विश्वव्यापी है तथा इसका निदान भी तुरंत किया जाना आवश्यक है। इसमें यह भी दृष्टिकोण स्वीकार किया गया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सभी देशों की साझी है, इसे रोकने का उत्तरदायित्व केवल विकसित देशों का नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आई। देखिए, पहली बार बैठकर चर्चा की गई। उसमें विकासशील देशों ने कहा कि भैया आप विकसित देशों ने तो ही औद्योगिक क्रांति कर करके और उद्योग लगा के सारा भ्रष्ट किया है, तो विकसित देशों ने कहा कि नहीं, हमारी ही केवल समस्या नहीं है, सबको मिलकर करना होगा। कुल मिलाकर पहली बार एक वैश्विक चिंता पर्यावरण को लेकर व्यक्त की गई और उस पर आगे काम करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई। ठीक बात। यह सुनिश्चित हुआ कि विकास की प्रक्रिया के लिए कुछ तौर तरीके, कुछ नियम निश्चित किए जाएं और विकसित देशों को अपनी विकास गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि उन्होंने विकसित देशों की स्थिति प्राप्त कर ली है। तो ये बात कहा गया कि देखिए, जो विकसित देश हैं, जो आप कह सकते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको थोड़े अपने जो विकास की प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, उस पर थोड़ी रोक लगानी चाहिए, थोड़ा उसको धीरे करना चाहिए और एक नियम कानून बनना चाहिए कि भाई अब किस नियम कानून के तहत हम विकास करेंगे ताकि जो बर्बादी पर्यावरण की हो रही है उसको रोका जा सके। पहले तो कोई ऐसा था नहीं, सब धड़ल्ले से चल रहा था। यह भी निश्चित किया गया कि विकासशील देशों को ऐसे तौर तरीके अपनाने चाहिए जिनसे टिकाऊ विकास हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्राप्ति हो। पिछले चैप्टर में मैंने चर्चा किया था। टिकाऊ विकास क्या है? एक ऐसा विकास जो भविष्य के विकास को या भविष्य के आने वाली पीढ़ियों को कॉम्प्रोमाइज ना करे। मतलब ऐसा ना करें कि आप विकास में इतना प्रदूषण कर दें कि आगे वाली जनरेशन जब सांस ले तो जहर पिए। तो विकासशील देशों को कहा गया कि ठीक है, आप भी अपना विकास करिए, लेकिन थोड़ा ग्रीन एनर्जी और टिकाऊ विकास करिए। टिकाऊ विकास से अभिप्राय ऐसा विकास है जिसके कारण पर्यावरण और प्राकृतिक साधनों को ऐसी क्षति न पहुंचे कि वह इस संतति तथा आने वाली संतानों के लिए संकट पैदा करे। यानी यह कहा गया कि आप ऐसा विकास न करिएगा कि इस समय की जनरेशन और आने वाली जनरेशन के लिए खतरा हो, अतः इसे टिकाऊ विकास की धारणा पर जोर दिया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाने लगी और रिसेंटली ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, जो 17 लक्ष्य हैं, इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो ये इसकी बात बहुत ज्यादा जोर शोर से होने लगी। इस सम्मेलन ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी देशों की साझी जिम्मेदारी परंतु अलग अलग भूमिका के सिद्धांत को अपनाया। यानी बोला कि सभी देश जो है वो मिलजुल कर प्रयास करें। हाँ, लेकिन भूमिका सबकी अलग होगी, कोई कम ज्यादा उत्सर्जन करेगा, कोई ज्यादा पैसा भरेगा, कोई कम भरेगा। यह स्वीकार किया गया कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश पर्यावरण के संरक्षण में अपनी क्षमता के आधार पर योगदान देंगे। तो जितनी क्षमता जिस देश की होगी वो ज्यादा योगदान देगा, ऐसा निर्णय लिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अगला सवाल है, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? देखिए, उन संसाधनों को जिन पर किसी एक का हक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे साझी संपदा कहते हैं, शेयर प्रॉपर्टी कहते हैं। जिस पर किसी एक देश की संप्रभुता का हक नहीं है, इस पर सभी देशों का हक है, सभी लोगों का उस पर अपना वर्चस्व है। यह साझा चूल्हा, साझा चारागाह, साझा मैदान, साझा कुआं या नदी कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे मान लो एक नदी है, उस पर सभी लोग, वो किसी एक घर की तो प्रॉपर्टी होती नहीं है, सभी लोग उसमें जाते हैं। साझा चूल्हा में सभी लोग खाना बना सकते हैं, साझा चारागाह में सबके पशु चर सकते हैं। ऐसे ही पर्यावरण हुआ, वायुमंडल हुआ, अंतरिक्ष हुआ, ये सब साझा क्या है, प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए इनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। तो जो पर्यावरण है वो किसी एक देश के चंगुल से बाहर है, इसलिए इसका मैनेजमेंट भी सबके द्वारा किया जाता है, किसी एक के द्वारा नहीं किया जाएगा। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सागर सतह, इसको बेसिकली कह सकते हैं, और बाहरी अंतरिक्ष शामिल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, ये समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष, ये सारी चीजें साझी संपदा के अंतर्गत देखी जाती हैं, शेयर्ड प्रॉपर्टी के अंतर्गत देखी जाती हैं। ठीक बात।
दोहन और प्रदूषण वैश्विक संपदा को सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि, मॉन्ट्रियल न्यायाचार या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार या प्रोटोकॉल, ये कुछ ऐसे नियम उठाए, कानून बनाए गए हैं या कुछ ऐसे समझौते किए गए हैं जो साझा विरासत के दोहन को रोकने में कामयाब हो सके। ठीक है, इसकी चर्चा हमने डिटेल में चैप्टर में की है। पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य और समय सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं। ऐसे में एक सर्वसामान्य पर्यावरणीय एजेंडे पर सहमति कायम करना मुश्किल है। ठीक इस अर्थ में 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना है। तो समस्या है कि एक कोई निर्णय लेना संभव नहीं होता है कि कैसे इसको बचाया जाए, लेकिन जब अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में छेद हुआ तो सबको लगा कि नहीं कुछ तो करना चाहिए। ठीक इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच असमानता का असर है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। यह एक जरूरी बात है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हैं इसके फायदे न तो मौजूद पीढ़ी के में सबके लिए बराबर है और न आगे की पीढ़ी के लिए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो साझी विरासत अंतरिक्ष भी है, उसका भी मैनेजमेंट जरूरी है। वो जो अंटार्कटिका है वहां भी हमने देखा और जो समुद्री सतह है वहां भी समस्या बनी हुई है। अगला सवाल है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां से क्या अभिप्राय है, हमें इस पर विचार कैसे लागू कर सकते हैं। अब देखिए, विश्व का पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। अधिकांश देश अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इससे मानव सभ्यता खतरे में पड़ गई है। ठीक, ये तो दिखाई पड़ता है स्पष्ट रूप से। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण को बचाने की सभी की साझी जिम्मेदारी है, अर्थात पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक देश की बराबर जिम्मेदारी होनी चाहिए। परंतु उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विचारों में मतभेद है। देखिए, जो उत्तरी गोलार्ध है खास करके जो सदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें ज्यादातर विकसित देश हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, कम विकसित देश है। तो इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि काफी जो है मतभेद दिखाई पड़ता है दोनों देशों में आपस में इसमें एक व्यवस्था बनाने में। उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों का तर्क है कि विश्व के सभी देश समान रूप से पर्यावरण को बचाएं और दक्षिणी गोलार्ध के लोग कहते हैं कि नहीं, आपने ज्यादा खराब किया तो आप बचाइए। परंतु दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों का तर्क है कि क्योंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक खराब किया है अतः उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उनकी अधिक होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित नियमाचार में भी कहा गया है कि प्रत्येक देश अपनी क्षमता पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अनुपात में अपनी भागीदारी पर साझी परंतु अलग अलग भूमिका निभाएंगे। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि अपने हिसाब से आप अलग अलग भूमिका निभाइए, सभी मिलकर निभाएंगे लेकिन अलग अलग। इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण की साझी जिम्मेदारी किंतु भिन्न भूमिका, मतलब सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाना है लेकिन अलग अलग देशों की भूमिका अलग अलग होगी। कोई देश कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, कोई देश कुछ कदम उठाएगा। ये जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आंसर लिखने में आपको काम आएगी। ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। उदाहरण है, उत्तर है निम्नलिखित कारणों से वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक में विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए। क्यों? पर्यावरण खराब होने से कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, जलाशयों में बड़ी तेजी से जल स्तर घटा है, मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन कम हुआ है। ये चीजें उस समय होने लगी। विकासशील देश की लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। साफ सफाई के अभाव से लगभग 30 लाख बच्चे प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। वनों की कटाई से जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी ये लगातार इसकी हानि हो रही है। ओजोन परत के नुकसान से पारिस्थितिकी तरंग और मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, बुरा असर। ओजोन क्या है? पृथ्वी जैसे ये है तो यहां से 18 किलोमीटर दूर ऊपर एक ओजोन गैस की लेयर है जिसको O3 बोलते हैं। तो जो अपना सूर्य होता है, इस सूर्य से कुछ अब ये ओजोन लेयर यहाँ पे है, ये पृथ्वी है, तो यहां से सारी किरणें पृथ्वी पर आती हैं लेकिन कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो यहां से आकर यहीं रुक जाती हैं।
यहीं रुक जाती है अल्ट्रावायलेट रेज। क्यों? क्योंकि वो बहुत नुकसानदायक होती हैं। अगर वो पृथ्वी पे आ जाएंगी तो लोगों को स्किन कैंसर जैसी परेशानी हो सकती है। लेकिन जब ओजोन में छेद हो गया तो कुछ क्या हो गया, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर, अंटार्कटिक के ऊपर छेद हो गया, पृथ्वी पर भी आने लगी और इससे मानव के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने लगी तो लोगों को लगा कि नहीं अब तो हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या हो गई, इसलिए वो 1990 के बाद जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो एक बहुत बड़ा मुद्दा, इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया। अगला सवाल है कि पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच वार्ताओं की रोशनी में इस कथन की पुष्टि करिए। तो पिछले कुछ वर्षों में विश्व का पर्यावरण बड़ी तेजी से खराब हुआ, जिसके कारण पृथ्वी के अस्तित्व को कई गंभीर खतरे पैदा हो गए। इसलिए विश्व के अधिकांश देशों ने पृथ्वी को बचाने के लिए परस्पर सुलह और सहकार की नीति अपनाई। इसी संदर्भ में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए आपस में कई बार बातचीत की। यद्यपि पृथ्वी को बचाने के लिए दोनों गोलार्ध के देश वचनबद्ध दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, परंतु पृथ्वी बचाने के तरीकों पर दोनों गोलार्धों के देशों में सहमति नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, मैं आपको दोनों गोलार्ध ग्लोब से थोड़ा समझाने की प्रयास करता हूं, आप समझिए। जैसे देखिए, दोनों आप समझ ही रहे हैं। अब ये देखिए, ये आपका ग्लोब है और यहां पर क्या है, एक सदर्न हेमिस्फीयर है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना। तो अब ये जो आप बीच में ये जो इक्वेटर आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बीच में इक्वेटर है, यानी एक जो 0 डिग्री पे होता है। इसके ऊपर के जो देश हैं उत्तरी गोलार्ध कहे जाते हैं, जिसमें देखिए आपका ये नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, ये विकसित देश, ये आप जितने ये एक तरह से कह सकते हैं यूरोपीय कंट्री जो विकसित है, वो रसिया, ये ज्यादातर देश इसमें आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं, लैटिन अमेरिकन देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे जो देश हैं ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा विकसित है, लेकिन खास करके ये अफ्रीकन नीचे के कंट्रीज, ये जितना ये बोलिविया, ब्राजील, अर्जेंटीना विकासशील देश हैं, ये सारे इसमें आते हैं। हालांकि भारत इन्हीं के साथ स्वर में स्वर मिलाता है, हालांकि वो उत्तरी गोलार्ध में जरूर चला गया, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर विकसित देश हैं, ये आप ध्यान रखिए। तो इनका ये मानना है कि भैया हमने क्या किया है, हमने ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया है, हमने डेवलपमेंट किया है, ठीक है, इससे एक तरह से आप कह सकते हैं कि विकास को हानि थोड़ी, पर्यावरण को थोड़ी हानि पहुंची होगी, लेकिन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और दक्षिणी गोलार्ध के देश कहते हैं कि नहीं, आपने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो आप इसकी जिम्मेदारी ज्यादा लीजिए, तो दोनों में सहमति नहीं बन पाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में अधिकतर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व व तर्क रखता है। तो भारत कहता है कि हम उत्तरदायित्व तो निभाएंगे, लेकिन भारत अपना पक्ष भी रखता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीन गैसों के रिसाव, इसको बोलते हैं क्या, हमने समझाया था ना, ग्रीन हाउस गैसेस, CO2 जिसमें है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर जब सूर्य की किरण आती है तो सारी गर्मी वापस नहीं जाती, ये गैस उस गर्मी को रोकते हैं ताकि पृथ्वी में एक तापमान मेंटेन हो। लेकिन जब ग्रीन गैसों का रिसाव बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी की तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो ग्रीन गैस के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही विकसित देशों की है। भारत कहता है कि भाई विकसित देश ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ रहे हैं, और एग्जाम्पल भी है, अमेरिका सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस छोड़ने वाला देश है, चीन है, तो ये सब ज्यादा है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक और सामाजिक विकास की है। तो बार बार विकासशील देश और भारत भी कहता है कि भाई देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हमारा सबसे पहला मुद्दा है, हम अपना आर्थिक विकास तो करेंगे, आप तो करके निकल गए, तो हमें उतनी उत्तरदायित्व नहीं जितना आपका बनता है। ठीक है, ये मतभेद है। अगला सवाल है, विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है, मतलब सतत या टिकाऊ विकास। ठीक, ये करने की चुनौती सबसे ज्यादा है। अच्छा, कुछ उदाहरण के साथ बताइए। तो वर्तमान परिस्थिति में सभी देशों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि कैसे पर्यावरण को बचाकर अपना आर्थिक विकास किया जाए। ठीक बात, परंतु यदि हम कुछ उपाय पर गौर करें तो पर्यावरण को खराब किए बिना ही देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाए, जितनी पेड़ों की हम कटाई करते हैं उतने पेड़ लगाए जाए। ठीक, यानी कि एफॉरेस्टेशन, पेड़ कटे तो पेड़ भी लगाए जाएं। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग हो। आपने देखा कि भारत ने क्या बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बनाया हुआ है कई लोगों के साथ मिलकर, भारत और फ्रांस ने शुरू किया था। तो इस पे प्रयोग होना चाहिए। वर्षा के पानी को संरक्षित करना चाहिए, जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, या इसको सही शब्द इसका होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये वो तरीके हैं जिससे क्या किया जा सकता है, इस धारणीय विकास को हम आगे से आगे बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, आखिरी बात समझ में। बाकी जो जैसे और उसमें पॉइंट्स आप ले सकते हैं कि CFCs और SFCs गैसेस का उत्सर्जन ना करें, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन ना करें। तो ये तरीके हैं जिससे हम इस चुनौती को पार पा सकते हैं। तो ये NCERT के महत्वपूर्ण सवाल थे। आई होप कि ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई महत्वपूर्ण डाउट अगर रह गया हो तो आप जरूर बता दीजिएगा। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको K-12 इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में कक्षा 7 से 12 तक जो हिंदी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी है, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और IIT JEE और ये सारे कोर्सेज जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल निःशुल्क आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कर रहे हैं। चाहे आप हमारी वेबसाइट से पढ़ें, एप्लीकेशन से पढ़ें या यूट्यूब मन से पढ़ें, आपको कोई कूपन कोड नहीं लेना, कुछ खरीदना नहीं है, 100% ये फ्री है। कहीं सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, यूट्यूब पे चल रहा है, पढ़ते रहिए। और वेबसाइट पे भी जाके आप फ्री में कोई भी कोर्स सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, इन सबसे जुड़े रहिए ताकि आपको जो जरूरी जानकारियां हैं वो मिलती रहे। सब मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से सारे सोशल मीडिया हमारे अकाउंट्स हैं। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और विधिवत जानकारी हम आप तक लेकर आते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।